गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 जो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ, राइज ऑफ हिटलर, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। उसका फर्स्ट टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया। उसमें था बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट वर्ल्ड वार और किस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी का डिफीट हुआ था। जर्मनी और यूरोप में दो ग्रुप बने थे वर्ल्ड वार में, एक्सिस पावर एंड सेंट्रल पावर। उसमें डिफीट हुआ, जर्मनी की डिफीट हुई और जर्मनी को बहुत बड़ा क्षति हुआ। उसमें ग्रेट लॉस ऑफ द जर्मनी। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था बहुत सारे उसके कोल माइंस, फील्ड्स, एरियाज, पॉपुलेशन सभी को एक तरह से बंदरबांट कर लिया गया। ठीक है, तो अब जो न्यू टॉपिक आपका है उसमें द इफेक्ट ऑफ द वार, जो लड़ाई हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, जो कि आपने देखा था 1914 to 18 हुआ था, उसमें उसका इफेक्ट था। तो इफेक्ट में आप देखें इसका इम्पैक्ट पड़ा था इंटायर यूरोप पे पड़ा, क्योंकि मोस्टली जो वर्ल्ड वार लड़ा गया था यूरोप कॉन्टिनेंट में लड़ा गया था। तो इसका इफेक्ट नॉट ओनली द जर्मनी बट ऑल द इंगेज कंट्रीज, जो भी कंट्रीज में इंगेज थे सभी पे इसका इफेक्ट पड़ा। आप कह सकते हैं पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट पे इसका इफेक्ट पड़ा। स्पेशली आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकली एंड फिनेंशियली दोनों इफेक्ट पड़ा जर्मनी पूरे कॉन्टिनेंट पे पड़ा। और जर्मनी क्या, यूरोप क्या कन्वर्ट हो गया पता है? यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जो पहले एक तरह से क्रेडिटर का काम करता था। यूरोप रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट के और कंट्रीज को वो एक तरह से लोन देने का काम करता था। यूरोप का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा था इन कंपेयर टू द अदर कॉन्टिनेंट का है से इसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा था। लेकिन वर्ल्ड वार के बाद यूरोप कन्वर्ट हो गया किसमें? एक तरह से क्रेडिटर में कन्वर्ट हो गया, डेब्टर में। पहले क्रेडिटर था, अब किसमें? डेब्टर में कन्वर्ट हो गया। ये कर्जदार हो गया यूरोप, पहला ही। और इसके पहले मैंने बताया वर्ल्ड वार एंड होने के बाद जर्मनी में वीमर रिपब्लिक का फॉर्मेशन हुआ था। उसे इनफैक्ट वीमर रिपब्लिक इसलिए कहा था कि उसका जन्म अभी कुछ ही दिनों में हुआ था, जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार हुआ था। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, जो वीमर रिपब्लिक ने जो डिसीजन लिए थे तो पूरे जर्मनी के होल जर्मनी की पीपल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि जर्मनी में वीमर रिपब्लिक ने जर्मनी को का जो एक तरह से रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रीटी किया, समझौता किया, वो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी था और वीमर रिपब्लिक को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना गया। और ये भी कहा गया वीमर रिपब्लिक को पे फॉर द सीन ऑफ द ओल्ड एम्पायर ऑफ द जर्मनी। जर्मनी में जो वीमर रिपब्लिक से पहले जो एम्पायर था, शासक था, तो गलतियां की उसने, लेकिन सजा के रूप में वीमर रिपब्लिक को माना गया, दोषी इसे माना गया। यू कहे बिफोर द वीमर रिपब्लिक the government was totally responsible for the world war, but just after end of the world war the Weimar Republic is called the responsible for this humiliation of the Germany, for the humiliation of the Germany। उसके लिए इसको responsible माना गया, उसे वार गिल्ट दोषी माना गया और नेशनल ह्यूमिलिएशन के लिए उसे जवाबदेही माना गया। और वीमर रिपब्लिक से जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज थे, जो सेंट्रल पावर के कंट्रीज थे, उन्होंने कंपनसेशन के रूप में बहुत सारे धन, बहुत सारे रिसोर्स को उन्होंने फोर्सली लिया वीमर रिपब्लिक से, जो वहां गवर्नमेंट थी जर्मनी को। आप कह सकते हैं लिया जर्मनी से, लेकिन एग्रीमेंट किसने किया? वीमर रिपब्लिक ने एग्रीमेंट किया उससे कंपनसेशन देने का। सेकेंड, आप उसमें जो सपोर्टर्स थे वीमर रिपब्लिक के जो सपोर्टर्स थे, जैसे सोशलिस्ट,
कैथोलिक एंड द डेमोक्रेट्स, इस सभी को टारगेट बनाया गया, उस पर अटैक किया गया। कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट ने जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे उस सभी पर अटैक किया। तो इस तरह से ये भी लॉस हुआ। जर्मनी के जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे उन पर कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट ने अटैक कर दिया और मोकेंगली मजाक के तौर पर उनसे मजाक के तौर पर उससे अपमानजनक वर्ड यूज किए जाते थे। वो कौन सा था? नवंबर क्रिमिनल। नवंबर क्रिमिनल से मतलब है नवंबर में जो एग्रीमेंट हुआ दो कंट्रीज, दो वार ग्रुप में, सेंट्रल पावर और एक्सिस पावर में, उसमें जो जर्मनी के साथ ट्रीटमेंट हुआ उसके लिए वीमर रिपब्लिक को जवाबदेह माना गया और उसे ये ट्रीटमेंट हुआ था, ये ट्रीटी हुआ था आपको नवंबर में, इसलिए इसे नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाने लगा, कॉल किया जाने लगा। किसे? सोशलिस्ट को, कैथोलिक को, डेमोक्रेट्स को, आप कह सकते हैं सपोर्टर्स ऑफ द वीमर रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल के नाम से कॉल किया जाने लगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट यूरोप पे पड़ा और यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स, समाज और राजनीति में इसका गहरा छाप पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द सोसाइटी ऑफ द यूरोप एंड द पॉलिटी ऑफ द यूरोप, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट ग्रेट इम्पैक्ट और ग्रेट इम्प्रिंट, गहरा छाप उसने। देखिए सोल्जर्स, वर्ल्ड वॉर के बाद सोल्जर्स को प्लेस किया गया एवं द सिविलियंस। यहाँ सोल्जर्स प्लेस एवं सिविलियंस मतलब है सिविलियन से अधिक वैल्यू सोल्जर को दिया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में सोल्जर ही इंगेज थे, सोल्जर्स ने लाइफ सेक्रीफाइस किया, तो सिविलियन से अधिक इंपॉर्टेंस सोल्जर को दिया जाएगा। इसलिए भी दिया जाएगा कि आने वाले दिनों में फिर अगर लड़ाई होती है तो सोल्जर ही किसी भी कंट्री को डिफेंड कर सकता है। जो पॉलिटिशियन थे और जो पब्लिक पीपुल थे, जो कॉमन पीपुल थे और पॉलिटिशियन थे, वह एक प्रकार से स्ट्रेस दे देते ह्यूमन बीइंग पे। उनका सोच था, पॉलिटिशियन का थिंकिंग एंड द कॉमन पीपुल का थिंकिंग था कि मेन शुड बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड द मैस्कुलिन। आदमी को क्या होना चाहिए? मेन शुड बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड द मैस्कुलिन। वाई मैन शुड बी एग्रेसिव? तो जब भी लड़ाई हो तो एग्रेसिव व्यक्ति अच्छी तरह लड़ पाता है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लड़ने के लिए, और मैस्कुलिन साहस करे, हिम्मत करे, उसको मर्दानगी होनी चाहिए। ये थिंकिंग था कॉमन पीपुल का यूरोप में, ताकि वर्ल्ड वॉर में डेयर करके आने वाले समय में वह भी लड़ाई लड़ा जा सके। जो मीडिया थी उस समय, वो मीडिया ग्लोरीफाई करती थी ट्रेंच लाइफ। अब मैंने इसके पहले आपको ट्रेंच लाइफ के बारे में बताया था। क्या था ट्रेंच लाइफ? जैसे कि मैंने बताया था आपको रसिया और जर्मनी जो फाइट कर रहे थे, तो रसिया दो फ्रंट पर लड़ रहा था, ईस्टर्न फ्रंट एंड द वेस्टर्न फ्रंट। तो उसमें जो सोल्जर्स थे उनका लाइफ बहुत बुरा था। पहाड़ों में, जंगलों में, कंदराओं में, घाटी में, इन सभी जगहों पर वो लड़ रहे थे। उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया क्या करती थी? उल्टा रिपोर्ट देना। वो उस लाइफ का प्रशंसा करती थी। सोल्जर जो लाइफ जी रहे थे उसका वो प्रशंसा करती थी, उस लाइफ का प्रशंसा करती थी। हालांकि सोल्जर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। सोल्जर जो जी रहे थे और सोल्जर जो जीवन यापन कर रहे थे लड़ाई के दौरान, उनकी कंडीशन मेजरेबल कंडीशन थी, बहुत दयनीय स्थिति है उनका था। तो वो देखते थे ड्यूरिंग द वॉर जो डेड बॉडी होती थी और जो कैजुअलिटीज होती थी उसे चूहे काट काट कर खाते थे, और इनके नजरों के सामने वो उन्हें देखते थे उनकी स्थिति को। जो सोल्जर्स थे उन्हें पॉइजनस गैस फेस करना पड़ता था, एनिमी की सेलिंग फेस करनी पड़ती थी, दुश्मनों का बम्बार्डिंग फेस करना पड़ता था, गोलीबारी फेस करनी पड़ती थी। उनका लाइफ
टोटली मेजरेबल था, दयनीय स्थिति थी। इसके बावजूद भी जो मीडिया था वो उसकी लाइफ को ग्लोरीफाई करता था, प्रशंसा करने का काम करता, ग्लोरीफाई द मिजरेबल लाइफ सोल्जर्स का। गैस चैम्बर फेस करना पड़ता था, एनिमी की सेलिंग फेस करना पड़ता। और आप देख लीजिए जो ह्यूमन जो पॉपुलेशन था यूरोप का, और पब्लिक स्फीयर में जो मेन मुद्दा था वो देखिए क्या था, वार प्रोपेगेंडा। हमेशा वार की प्रचार प्रसार करते थे, और सेकंड वो इस बात की हमेशा प्रचार प्रसार करते थे, दैट इज द नेशनल ऑनर, राष्ट्रीय सम्मान की बात करते थे। वन साइड वो राष्ट्रीय सम्मान की बात करते थे, बट द सोल्जर्स लाइफ वेयर टोटली मिजरेबल। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द वार इन द होल कंटिनेंट ऑफ द यूरोप। यूरोप के टोटल कंटिनेंट, यूरोप के कंटिनेंट में सोल्जर्स का और कंडीशन मिजरेबल था, और यूरोप किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रॉम द क्रेडिटर टू द डेप्टर्स में कन्वर्ट हो गया। और इन सभी के लिए किसे रेस्पॉन्सिबल माना गया, वीमर रिपब्लिक को रेस्पॉन्सिबल माना गया। ठीक है, जिसके कारण मैंने बताया कंजर्वेटिव्स ने टारगेट किए, किसे, कंजर्वेटिव्स ने टारगेट किए सोशलिस्ट और कैथोलिक, और आप कह सकते हैं जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे उन्हें वो अटैक करते थे। सो ऑल दिस वी कैन से दीज आर द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन द होल यूरोप। ओके, थैंक यू। आपके लिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द वॉर ऑन द यूरोप। यूरोप कंटिनेंट पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली जो इफेक्ट है उसे आप लिख करके सेट करेंगे ग्रुप में। ओके, थैंक यू।